ललिता अभी तक कई बार कुछ ऐसी उलझन बनी कि आत्महत्या तक की सोच बैठा। मैंने कई बार और बार बार गहराई से सोचा कि ललिता के बगैर जी ना सकूंगा, उसे पा ना सका तो पागल हो जाऊंगा। फिर यह भी सोचा कि ऐसा सोचना भी तो पागलपन ही है, मगर यह पागलपन मैं कर बैठा था। मैं ललिता को किसी और की होते हुए न देख सकता था, जबकि इस आशंका से मन कांप कांप जाता था कि उसे एक न एक दिन तो किसी का होना ही है। यह सामाजिक दस्तूर है जिसे ललिता को भी निभाना होगा और मुझे भी। मेरी तमन्ना सामाजिक दस्तूर को काटने वाली थी। इस विषय में सहज में न कोई सोच सकता था, न ही ललिता की माँ तैयार हो सकती थी। लगता था जब एक ऐसा दिन आएगा कि ललिता किसी और की होने वाली होगी तो मैं उसे गोली मारकर खुद को गोली मार लूंगा। मगर क्या यह मेरे लिए सहज था? जब वैलेरिया के इस तरह जीवन से जाने के बाद ही मैं आत्महत्या न कर सका था, तो अब क्या साहस पड़ता? किसी की हत्या करने के बाद आत्महत्या करना तभी संभव होता जब मैं जानवर की तरह विवेकहीन हो जाता। अन्यथा विवेक में रहते मैं अपने ऊपर तो गोली नहीं चला सकता था। मैंने सपनों में देखा है जब कभी मैं किसी पर गोली चलाने की चेष्टा में पिस्तौल का ट्रिगर दबाता हूँ तो मेरे सामने खड़े हुए दुश्मन का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। पिस्तौल की गोलियां निकलती हैं और ड्रॉपर की तरह झरती बूंदों की तरह इधर से उधर बिखर जाती हैं। खैर, खाने की मेज पर बातों ही बातों में झील पर जाने का प्रोग्राम अगले दिन के लिए मिसेज हेज से मैंने तय कर लिया। ललिता इससे बहुत खुश हो गई। वह आंखों आंखों में मेरी ओर कई बार प्रशंसात्मक भावों से देखती हुई जैसे कह रही हो, यह एक काम तुमने शानदार किया है। मैं भी खुश था और आने वाले कल के लिए मैं हसीन रंगीन सपने सजाने लगा। जब ललिता मेरे बगल में बैठी सफ़र कर रही होगी, झील पर इधर उधर चढ़ाई उतराई पार करने के लिए बेझिझक मैं उसका हाथ थामकर उसकी माँ के सामने उसे सहारा देता हूँगा। हो सकता है मिसेज हेज थक कर कहीं बैठ जाएं और मुझे और ललिता को इस बात की इजाज़त दे दें कि हम आगे तक घूम आए। इस तरह हमारी आँख मिचोली को खुलकर खेलने का मौका मिलने जा रहा था। मैं अभी अपने सपनों में ही खोया हुआ था कि न जाने किस तरह माँ बेटी के बीच अगले दिन के प्रोग्राम के बीच में तकरार हो गया। तकरार की वजह कौन सी बात थी मैं जान ही न सका, क्योंकि अपने आप में मैं खोया हुआ था। अगर मेरे जहन जागते होते तो शायद निष्पक्षता के साथ मैं दोनों के बीच कुछ निर्णय दे सकता था। मिसेज हेज ने बेटी को डपट पिलाई और जिद्दी बेटी ने भरे दूध के ग्लास पर हाथ मार कर गिराते हुए अपना विरोध प्रकट किया। बस फिर क्या, मिसेज हेज का पारा सातवें आसमान पर। वह ऊंचे स्वर में बुरा भला कहने लगी। मैं मध्यस्थता स्थापित करते हुए कहा कि बच्ची है, जाने दीजिए। वह अब तक अपने व्यवहार पर माफी नहीं मांगती, मैं उससे बात नहीं करूंगी। इसकी हरकतें अब दिन दूनी रात चौगनी बिगड़ती जा रही हैं, असहनीय होती जा रही हैं। मिसेज हेज ने भरपूर नाराजगी दिखाई। मैंने ललिता की ओर देखा ताकि उससे कह सकूं कि अपने व्यवहार के लिए वह माफी मांग ले। मेरी निगाहों का भाव समझकर उसने जवाब में यूं आंख तरेरी जैसे मुझे कच्चा चबा जाएगी। मुंह पर आते आते बात को मैं गटक गया। मैं उस पर माफी के लिए दबाव न डाल पाऊं, इसलिए ललिता झटके से उठकर अपने कमरे की ओर भागती चली गई। न तो मैं उसे रोक पाया, न ही मिसेज हेज ने उसे रोकने की चेष्टा की। ललिता के इस तरह सठ कर जाने की बात को लेकर भी मिसेज हेज देर तक शिकायत करती रही। मजबूरन मुझे हूँ हाँ से औपचारिकता निभानी पड़ी। मन ही मन मैं सोच रहा था कि अब कुछ भी हो, झील पर जाने का कार्यक्रम स्थगित। इतने दिनों में माँ बेटी दोनों को हाँ आल पेरे जाने का कार्यक्रम स्थगिता। इतने दिनों की माथापच्ची स्वभाव को जहाँ तक मैं समझ पाया था उसके अनुसार जिद्दी ललिता 2-4 दिन तक खाना पीना बंद कर सकती थी, मगर माफ़ी मांगने की पहल न कर सकती थी, जितना मेरे को पता चल गया था। और मिसेज हेज उसकी नाराजगी कम से कम 24 घंटे से पहले खत्म होने वाली न थी।
अब अगला दिन इतवार का संडे का आता है। ललिता मिसेज हेज की किसी दोस्त के यहाँ बर्थडे पार्टी में चली गई। माँ बेटी के बीच बातचीत अभी भी बंद थी। माँ का सामना न हो इसलिए ललिता पार्टी में जाने के बहाने टल गई थी। सोमवार को मिसेज हेज ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, मगर कमबख्त उस दिन से जो बारिश शुरू हुई तो आगे भी 2 दिनों तक होती रही, रुकने का नाम न ले रही थी। 3 दिन की इस बारिश ने मुझे बहुत तड़पाया, कुढ़ाया, कारण ललिता के समीप पहुंचने के मौके के लिए। बारिश अवरोध बनी हुई थी। मैंने मौसम को कोसते हुए बार बार सोचा, काश कोई प्राकृतिक आपदा पूरे शहर पर ऐसी आ पड़े जिसमें पूरा शहर गर्त में चला जाए, मसलन भूकंप आ जाए, शहर में कोई भी न बचे, यहाँ तक कि मिसेज हेज भी नहीं। अगर बचे रहे तो हम और ललिता। सारे व्यवधान और खतरों से दूर होकर मैं अपनी प्यारी गुड़िया ललिता को गोद में लेकर उसे जी भर सहलाऊं, उसे प्यार करूं, उसके अंगों को चूमूं और धीरे धीरे बढ़ता हुआ वहां तक पहुंच जाऊं जहां तक अभी तक न पहुंच सका था, बेकरार था। मौसम की बदहाली और अपनी बेताबी में कई बार इच्छा हुई कि बाजार चला जाऊं और कुछ रकम फेंक कर अपने आप को हल्का कराऊं, मगर इसमें परेशानी यह थी कि उस शहर के बाजारों को मैं अच्छी तरह अभी देख समझ न सका। ऐसे में किसी से वेश्या बाजार का पता पूछना मेरे लिए कुछ अच्छा न लग रहा था। अब आगे इस आशा पर समय गुजर रहा था कि झील पर जाने का मौका आने वाले दिनों से मैं मिलने जा रहा था। एक बार बना बनाया प्रोग्राम ललिता और उसकी माँ के झगड़े में चौपट हो गया था। नया प्रोग्राम बना था और उस प्रोग्राम को लेकर मैं नाना प्रकार की कल्पनाएं कर रहा था। मैंने यह भी सोच लिया था कि पिकनिक वाले दिन ऐसी कोई बात ना करूंगा जिससे मिसेज हेज को शक होने का खतरा हो। उस दिन सारा दिन मिसेज हेज की खातिर में लगा दूंगा, सिर्फ मिसेज हेज से बातें करूंगा, उसे चुटकुले सुनाकर हंसाऊंगा और खा पीकर अलसाए हुए भाव में ऊँघने लगेगी तो यकाएक बहाना करके कहूंगा कि मेरी घड़ी खो गई है। वह तब तक इतना थक चुकी होगी कि मेरी बात सुनकर भी अनसुनी कर देगी। तब मैं ललिता को लेकर ढूंढने झाड़ियों में घुस जाऊंगा। अरे बाप रे, शनिवार। मेरा दिल धड़क रहा था। आज दिन में 2 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। सुबह अपने कमरे की खिड़की से लगी स्टूल पर पांव रखे दलान में किसी से बातें कर रही थी। मैं जब उसके कमरे के सामने से गुजरा तो इस तरह मुझे टांगें हिलाकर बातें करते हुए देखकर मुझे ईर्ष्या हुई। मैंने सोचा, देखो कौन ऐसा भाग्यशाली है जिससे वह इस कदर घुल मिलकर बातें कर रही है। मैं दबे पांव उसके कमरे में चला गया और उसके नज़दीक पहुंच गया। वह बातें करने में इस कदर खोई हुई थी कि मेरे आने का बिल्कुल ही पता न चला। फिर जब उसके भूरे बालों की गर्म खुशबू में बिल्कुल करीब आ गई तब मुझे यकायक एहसास हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन तब तक मैं इतना आगे आ गया था कि यकायक पीछे हटने से मेरा ज़्यादा मजाक उड़ने का खतरा था। मैंने दोनों हाथ आहिस्ता से ललिता के कंधों पर रख दिए। मेरा इरादा था कि ललिता के कान में हिश या उसके गाल को खींचकर ठहाका मारकर हंस पड़ूंगा और वह भी मजाक समझकर मेरे इस तरह चोरी छुपे आने को बुरा न मानेगी। लेकिन मैंने जो ही कंधों पर हाथ रखा उसने चौंक के झटके से पलटकर पीछे देखा। मैं उसके इस तरह पीछे पलटने से इतना घबरा गया कि जो इरादा किया था वो पूरा न कर सका, हंसी भी ना सका। उसके माथे पर बल पड़ गए थे, त्योरियां चढ़ गई थी। उसने कंधे झकझोर कर अपने आप को अलग करते हुए कहा, हट जाओ, मुझे छोड़ दो। और मैं चुपचाप बाहर आ गया। लंच पर मेरी तबीयत अनबनी सी रही। उसकी बेरुखी का मुझ पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। मैं यह सोचने पर मजबूर था कि अगर ललिता मुझसे नाराज हो गई है तो फिर सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। इन्हीं विचारों के भंवर में डूबता उतरता मैं अपने कमरे में आ गया। सोने के लिए बिस्तर पर पड़ गया, मगर आंखों में नींद न थी, अतः एक पुस्तक उठाकर पढ़ने के लिए बरामदे में आ गया। मैं अभी पुस्तक के 2-4 पृष्ठ ही पलटे थे कि ललिता दबे पांव कब मेरे पीछे आ गई मुझे पता ही न चला। नर्म नाजुक पतली उंगलियों से मेरी कनपटियों को छूते हुए जब आंखों को बंद की तो कल्पना में खुली पुस्तक के पृष्ठ पर ललिता की गुलाबी उंगलियों से छन कर आई हुई खुशबू बिखर गई। उसकी खिलखिलाहट उभरी, वह मेरी नाराजगी दूर खुशबू में बिखर गई। उसकी खिलखिलाहट उभरी, वह मेरी नाराजगी दूर करने आई थी। मैं सब कुछ समझ गया था, पुलकन में भर गया था। मेरे हाथ आप ऊपर चले गए, कुर्सी से हटकर ललिता की पिंडलियों पर चले गए और दबाव डाल गए। मेरी गोद से किताब नीचे गिर गई। तभी बरामदे के दूसरे सिरे से मिसेज हेज की आवाज़ सुनाई दी, बदतमीज कहीं की, अब मिस्टर हम्बर्ट को भी तंग करेगी। रुक कहाँ गई मिस्टर हम्बर्ट, जरा इसे कसकर 2-4 तमाचे जड़ दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगी। ललिता भाग ली। उसके जाने के बाद अब मैं पुस्तक पढ़ने में क्या खाक मन लगता। मैं टहलते हुए गुलाब की क्यारियों की ओर चल गया। क्यारियों में झुककर एक फूल की पंखुड़ियों को देख रहा था। तभी पीछे से मिसेज हेज की आवाज़ सुनाई दी, गुलाब आपको पसंद आए, खास फ्रांसीसी नस्ल के हैं। कहते कहते वो मेरे करीब आ गई। मैं कोई जवाब देने ही वाला था कि एक गेंद उछलकर हमारे बीच ही आ गई। मिसेज हेज ने पलटकर देखा, गेंद फेंकने वाली ललिता थी। उसे टपट पड़ी। डपट के उत्तर में उसने सफाई दी कि वह गेंद उसने उस पार नहीं फेंकी थी। मैं समझ गया कि गेंद किसके लिए फेंकी गई थी। दिन अच्छे कट रहे थे। हम पिकनिक पर अभी तक न जा सके, मगर लुका छुपी का मेरे और ललिता के बीच खेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मुझे खेलने का जब भी कोई उचित अवसर मिलता वो उसे गंवाए बगैर न रहती। मुझे भी अब उसे छू लेने का, पकड़ लेने का मौका मिलता, मैं न गंवाता उसे। मगर उस सब से
बेकली और भी बेख्याली और भी बढ़ती जा रही थी। मैं जिस स्थिति को चाहता था वह अभी मुझसे दूर दूर भाग रही थी। बहुत निकट होकर मैं उसे लिपटना और अपने करीब करना चाहता था, मगर ऐसी कोई भी स्थिति आती तो कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती कि निकट आते ही वह दूर हो जाती। इन स्थितियों में सतर्कता भी आवश्यक थी। मुझे आंख और कान खुले रखकर ललिता से निकटता बढ़ानी पड़ रही थी। हर समय मिसेज हेज का डर सताता रहता था कि कहीं वह इस बात पर शक न कर ले कि मेरे और ललिता के बीच में संबंध बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर अभी तक ऐसी स्थिति न आ पाई थी। डिनर पर मिसेज हेज अच्छे मूड का परिचय दे रही थी। रेडियो पर मौसम विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई थी अगले दिन यानी इतवार के दिन मौसम खुला रहेगा। मौसम की भविष्यवाणी सुनकर मिसेज हेज ने अप्रत्याशित ढंग से घोषणा की कि वह अगले दिन पिकनिक पर चलेंगी। ललिता के चेहरे पर प्रसन्नता की लहरें आकर गुजर गई। मेरा दिल प्रसन्नता से बल्लियां उछलने लगा, बल्ले बल्ले करने लगा, मगर मैंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त न होने दी। सूप पीता हुआ मनोभावों को दबाता रहा। इतवार की प्रातः मैं नित्य से कुछ पहले ही जग गया। मन में उतावलापन था। पिकनिक पर जाने की तैयारी करने का मैंने आहट पाई। ललिता और मिसेज हेज भी उस दिन कुछ जल्दी ही उठ गई थी। नाश्ता भी उस दिन कुछ जल्दी ही नौकरानी रख गई थी। नाश्ता करके मैंने बाहर आकर आई तो पाया कि मिसेज हेज किसी बात पर नौकरानी को डांट रही थी। कहीं मिसेज हेज का मूड इसी बात पर ऑफ न हो जाए, इसलिए मैं चहलकदमी सी करता हुआ उन दोनों के करीब पहुंच गया ताकि छोटी मोटी बात हो तो मामला संभाल लूं। बात साधारण थी। काम की लापरवाही की वजह से मिसेज हेज ने नौकरानी को तंबीह की थी। नौकरानी अपने काम में काम करने लगी, डपट सुनती रही। कभी फोन की घंटी घनघना उठी। नौकरानी ने कॉल अटेंड किया। उसने खुद ही जवाब दे दिया कि अच्छा कह दूंगी। फोन रखने के बाद नौकरानी ने मिसेज हेज को बताया कि ललिता की सहेली रोज का फोन आया था, उसकी माँ को बुखार हो गया है और कहा है कि आज पिकनिक पर न जा सकेगी। ठीक है, फिर तो हम भी नहीं जाते, आगे कभी देखा जाएगा। मिसेज हेज ने मुझे सुनाने के लिए कहा। ठीक है, मैंने भी कह दिया। वैसे नौकरानी के मुंह से बात सुनते ही मिसेज हेज को जवाब देने के साथ ही मेरे जी में आया था कि सर पीट लूं। जब जब पिकनिक का प्रोग्राम बना कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, मगर उसी के साथ इस बात पर भी ध्यान दिया कि यह रोज का किस्सा बीच में कहाँ फंसा हुआ था। समझ में नहीं आया कि पिकनिक पर जाने के लिए मिसेज हेज ने ललिता की सहेली रोज को भी आमंत्रित कर रखा था। इस बात की जानकारी पर मेरा मुंह अंदर ही अंदर यूं बन गया जैसे अच्छे खाजे स्वादिष्ट खाने के बीच कंकड़ आ गया हो। अच्छे खासे स्वादिष्ट खाने के बीच कंकड़ आ जाता है। अपने कमरे में लौटते हुए मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अच्छा हुआ रोज की माँ की तबीयत खराब हो गई, अन्यथा पूर्व प्रोग्राम के अनुसार पिकनिक पर जाना होता तो रोज साथ होती। अपनी सहेली के साथ होने की वजह से ललिता के साथ खेल कूद में लगी रहती और मुझे मिसेज हेज का साथ झक मारना पड़ता। मैं देर तक इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि बाहर बरामदे से एक आवाज़ आई। मिसेज हेज बेटी से कह रही थी कि वे चर्च जा रही हैं, वह भी तैयार हो जाए। मुझे नहीं जाना है चर्च वर्च। ललिता ने टूक उत्तर दिया। क्या बकवास करती है लड़की, दिमाग ठिकाने नहीं है? कुछ भी कहे मुझे नहीं जाना है। ललिता ने जिद ठान ली। आगे भी कुछ शब्दों का माँ बेटी के बीच वाक्य तो चलता रहा जिसे मैं सुन न पाया। मैं आहट लेता रहा कि मिसेज हेज अकेली चर्च जाती है या बेटी के साथ जाने को तैयार कर लेती है। कुछ देर मैंने मिसेज हेज के बाहर जाते कदमों की आहट पाई। कमरे से झाँक कर देखना उचित न समझा। कमरे की खिड़की से नीचे झाँक कर देखने का लोभ न छोड़ पाया। मिसेज हेज ने भड़ाक से कार का दरवाजा बंद कर खुद चालक सीट पर संभाल ली। उनका मूड बिगड़ा हुआ था। पीछे की सीट खाली थी और स्टीयरिंग सीट पर मिसेज हेज अकेली थी। कार आगे बढ़ गई। ज्यूरी के सदस्यों और उपस्थित सज्जनों, अब मेरी जिंदगी के नाटक का सबसे महत्वपूर्ण पर्दा उठता है। नाटक का मुख्य पात्र मैं यानी हिम्बर्ट हूँ। नायिका 12 वर्षीय दुबली पतली लड़की। दिन इतवार का समय है। समय सुबह का 11। स्थान सूरज की रोशनी में जगमगाता हुआ ड्राइंग रूम। पर्दा उठते ही मैं एक सोफे पर बैठा हुआ दिखता हूँ। आसपास कुछ पत्रिकाएं बिखरी हैं। हिम्बर्ट बैठा पत्रिकाएं देख ही रहा है कि कमरे से तंग और नीचे से चौड़े घेर की रंगीन फ्रॉक पहने नायिका ड्राइंग रूम में प्रवेश करती। नायिका ने होठों पर लिपस्टिक लगा रखी है और हाथों में ताजा सुर्ख सेब पकड़ रखा है जो अभी खाया नहीं है। ललिता को देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उसे पहली बार लिपस्टिक लगाए देखा था। उसे इस तरह से हाथ में सेब पकड़ा हुआ देखकर लगता है कि वह जानबूझकर फ्रॉक के कोने से उभरती हुई जांघों और कमर पर तंग होती हुई सुर्ख लेस से मैच करने वाले रंग का फल चुनकर आई है। लिपस्टिक बैकग्राउंड सेट की थी। उसने कमरे में आते हुए मुझे जरूर देखा होगा। मुझे नहीं मालूम कि इस तरह मुझे ड्राइंग रूम में पाकर उसे खुशी हुई थी या नहीं। मैं उस समय एक मैगजीन का पृष्ठ पढ़ने का ढोंग रच रहा था कि सेब उछालते उछालते सोफे के दूसरे सिरे पर आकर धप्प से बैठ गई। बैठते ही उसने हवा में सेब उछाला तो मैंने अपना हाथ बढ़ाकर झट से सेब हवा में ही लपक लिया। मेरा सेब वापस दे दो, वह चिल्लाई। मैंने मुस्कुराकर सेब वापस कर दिया। उसने सेब लेते ही मुंह से लगाकर दांतों से एक छोटा टुकड़ा काटा और उसे चबाने लगी। फिर उसे ख्याल आया, अच्छा ये पेज 57 है जब ये ट्विस्ट आ रहा है। तभी उसे ख्याल आया
कि उसके कमरे में होते हुए मैं मैगजीन क्यों पढ़ रहा हूँ। उसने हाथ बढ़ाकर मैगजीन जो खुली थी अपनी ओर खींच ली, मैगजीन को अपनी गोद में रखकर वो पढ़ने पलटने लगी। ड्रामा यहाँ आकर कुछ देर के लिए ठहर गया था। मैंने एक्शन लाने के लिए मैगजीन उसके हाथ से छीन ली। जाहिर है कि उसे बुरा लगा होगा। अगले ही पल उसके नाखून मेरी कलाइयों में गड़ रहे थे। मैं इस मौके को इंतजार में था। मैंने मैगजीन छोड़कर एक हाथ से उसकी बाह और दूसरे हाथ से उसका कंधा पकड़ लिया। मैगजीन फर्श पर गिरकर फड़फड़ाई। ललिता ने अपने आप को छुड़ाने के लिए कसमकसाना शुरू कर दिया। मैं तो चाह ही रहा था कि छीन झपट हो, जिससे एक जिस्म के लगभग हर हिस्से स्पर्श करने का मौका मिल जाए। उसे फूटना न था न छूटी। उसने गुस्से में पलट कर सोफे पर बैठे बैठे अपनी दोनों टांगें मेरी गोद में रख दी और हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसका ख्याल था कि मैं गाउन खराब हो जाने के डर से उसे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं तो यही चाहता था। अगले 3-4 मिनटों में ऊपर से मुस्कुराते और अंदर से पूरी सावधानी से काम लेते हुए मैंने धीरे धीरे ललिता को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेने को राजी कर लिया। इन सारी हरकतों के दौरान मैं उसे चुटकुले भी सुनाता जा रहा था। जब वो चुटकुले पर हंसने लगती तो उसके रेशमी भार से मेरी गोद में कपकपी की तरंगों की थसराहट तेज हो जाती। धीरे धीरे बात करते हुए ललिता कुछ इतना खो गई, या कहा जाए कि खुल गई, कि वह इस बात को भूल सी गई वह मेरी गोद में बैठी है। खुल गया कि वह भूल गई, इस बात को भूल सा गई कि वह मेरे गोद में बैठी है। मुझे इस बात को भी अभी इस बात की अभी सतर्कता बरतनी पड़ रही थी कि कोई आ गया तो उसे मेरी गोद में बैठा हुआ देखकर क्या सोचेगा। मगर मैंने यह भी सोचा कि मेरी और उसकी उम्र में इतना लंबा चौड़ा फर्क है कि कोई इसे खिलवाड़ के अलावा कुछ ज़्यादा न समझेगा। मुझे कुछ तसल्ली सी हुई। उसकी माँ चर्च पर गई हुई थी, वापसी पर कुछ खरीदारी करके ही लौटा करती थी। अभी लौटने का कोई औचित्य न था। नौकरानी भी छुट्टी करके जा चुकी थी। उसके शाम से पहले आने की कोई संभावना न थी। यद्यपि घर का बाहरी द्वार बंद न था, बावजूद इसके बगैर घंटे बजाए कोई आने का कष्ट क्यों कर सकता था। इन्हीं स्थितियों को लेकर मैं निश्चिंत था। अब ललिता मेरी गोद में बैठे बैठे पाँव से नीचे फिसले सैंडल को फिर से उंगलियों में उलझाने के लिए अपने पंजों को नीचे की तरफ फर्श पर दबाना शुरू कर दिया। इस दबाव से मेरे शरीर में दौड़ती हुई तरंगों की रफ्तार और तेज हो गई। धीरे धीरे उसके भूरे चमकदार बालों से उठती गर्म गर्म खुशबू और नीचे फर्श के साथ खेलते पैरों से होने वाली जाहों की सिरहन में मैं इतना खो गया कि मेरा सारा शरीर की उत्तेजना किसी गुलाबी समुद्र की हल्की गर्म लहरों के थपेड़ों में डूबने लगा था। ललिता नहीं जानती थी कि वह मेरे लिए क्या कर रही थी, और अगर जानती थी तो उसे सब में कुछ आनंद आ रहा था। यह तो हो नहीं सकता कि मैं उसको थामने, रोकने, छेड़ने, गुदगुदाने और हंसाने के बहाने उसके अंग प्रत्यंग पर हाथ रख दे रहा था। वह इसका आभास न कर पा रही थी क्या हो रहा है। वह पूरी तरह इस बात का आभास कर रही थी और खुद भी तरंगित हो रही थी। कम से कम बाद को गुजरने वाली स्थितियों से मैं इस अनुमान पर पहुंचा हूँ कि उसे सब कुछ का पूरा एहसास था। मतलब अगर अब हिम्मत बता रहा है कि आगे मैं जिन स्थितियों पर पहुंचा, उन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं इस परिस्थिति को सोचूं तो मुझे अभी मेरा मन पूरी तरीके से बोलता है कि ललिता को पूरा ख्याल था, वो पूरे स्पर्श को महसूस कर रही थी। आप भी आगे के घटनाक्रम से इस बात को समझ जाएंगे। हाँ, यह बात जरूर थी कि वह अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही थी। वो सिर्फ जता रही थी कि उसे मेरी गोद में बैठने से कोई ऐतराज न था। लेकिन अंदर अंदर की बातें तो कौन ही जानता है। अंदर अंदर तो हिम्मत भी कुछ सोच रहा है, अंदर अंदर ललिता के अंदर भी कुछ पक रहा है, लेकिन बाहर से बस एक खिलवाड़ चल रहा है। अब तक मेरे हाथ भी लापरवाही से उसकी जांघों पर वहां आ गए थे जहां तक अंडरवियर का सिल्कन सिरा कोई 1-8 इंच ही दूर रह गया था। इस बीच में चुप नहीं था। हम दोनों दुनिया भर के विषयों पर बातें करते जा रहे थे। फिल्मों, खेलों, किताबों, दुकानों, हवाई जहाज़ों, पता नहीं ललिता क्या क्या पूछी जा रही थी और मैं क्या क्या जवाब देता जा रहा था। मेरे एक जवाब को सुनकर वह हंसी और खिलखिलाकर जरा ऊपर को उछली। उसके ऊपर उछलते ही मेरी नसों में पिछले आधे घंटे से सब तरंगे इंद्रधनुष बनता हुआ बुलबुला एक बार जोर से कसमका कर फट गया। अब तक उसकी जांघों पर मेरे हाथ इस तरह रखे हुए थे कि वह इधर उधर हिल तो सकती थी, लेकिन मेरे चाहे बगैर वह उठ नहीं सकती थी। लेकिन उसकी रेशमी रगड़ से तप कर मेरे अंदर इतनी देर से आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता हुआ लावा ज्यों ही पिघला, मेरी पकड़ स्वाभाविक रूप से ढीली पड़ गई। मैं तृप्त हो गया था। ललिता को शायद लगा कि मैं उसके इतनी देर तक गोद में बैठे रहने से थक गया हूँ, अतः मेरी पकड़ ढीली पड़ते वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। यह भी हो सकता था कि वह मेरी पकड़ को ढीला होने का इंतजार कर रही थी। मैंने उसे रोका नहीं, सिर्फ
उसके उठते ही अपने गाउन को इस तरह ठीक किया कि अगर वह मेरी जांघों की तरफ देखे तो उसे कुछ भी पता न चले। ललिता ने मेरी गोद से उठने के बाद मुझे रुमाल से पसीना पोंछते हुए देख कुछ सोच रही थी कि फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ के साथ वह फ़ोन की ओर लपकी अपनी माँ की तरह। उसे भी फ़ोन पर गप्पे लड़ाने का शौक था। मैं उठकर कमरे में चला गया। माननीय सदस्यों, अगर आप लोग ध्यान से विचार कर पाएंगे तो मैं कोई गुनाह न किया था। यह सच है कि उस 12 साल की लड़की से मैंने आनंद प्राप्त कर लिया था, ऐसा आनंद जिसे प्राप्त करने के लिए लोग सारी सारी उम्र एक औरत से दूसरी औरत की बाहों में भागते फिरते हैं, फिर भी उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाते। मेरी इस हरकत से लड़की को, जिसे वकीलों की भाषा में नाबालिग करार देकर मुझे अपराधी करार देना चाहा, राई रत्ती भर भी नुकसान न पहुंचा था। मैंने एक कुशल मधुमक्खी की तरह फूल की पंखुड़ियों को जरा सी छेड़ किए बिना ही शहद निकाल लिया था। ललिता को इस बारे में कुछ पता भी न चला था। उसके मन, उसकी सुकुमार भावनाओं, उसकी आदतों, किसी पर भी मेरे आनंद की, जिसे सरकारी वकील ने मौन विकृति कहा था, पवित्र या अपवित्र छाया नहीं पड़ी थी। ललिता बिल्कुल सुरक्षित थी। मैं निर्दोष था क्योंकि मैंने उसे कोई नुकसान न पहुंचाया था। फिर आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई भयंकर अपराध किया हो। उस दिन मैं इतना तृप्त हो गया था कि जीवन की अन्य सारी खुशियां फीकी मालूम पड़ रही थी। मेरे आगे पीछे चारों ओर दुनिया रंगीन ही रंगीन थी। ऐसा लगता था कि बरसों की साधना तपस्या सफल हो गई हो। उस दिन मैंने घर के बाहर जाकर खाना खाया। काफी समय बाद खुलकर भूख लगी थी। दोपहर भर इन सड़कों पर इधर उधर घूमता रहा। शाम को घर लौटा तो मिसेज हेज का सामना हुआ। अपने कमरे में जाते हुए मैंने ललिता के कमरे में उसे झांका तो कमरा खाली पाया। कपड़े बदल कर आकर मैंने बातों ही बातों में मिसेज हेज से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपनी एक सहेली के यहाँ चली गई है। उसका फोन आया था। इवनिंग शो देखकर वो लौटेगी। डाइनिंग टेबल पर मैं और मिसेज हेज ही थे। आज मिसेज हेज ने डाइनिंग टेबल कुछ खासी अंदाज और अदा से सजाया था। अब मैं अंदर पहुंचा तो वह एक बड़े ही सावधान में मोमबत्तियां सजाने के बाद फूंक मारकर बुझाई तो माचिस की जली तीली एस्ट्रे में रखने के लिए उसे तलाश करने लगी। मैं इस कार्य में उनकी सहायता की तो मुस्कुरा कर बड़ी अदा से धन्यवाद करना न भूली। वह उस यहाँ खिचड़ी पक रही। वह उस समय अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज्यादा दिलकश नजर आ रही थी। उनकी बातों में शुष्कता न होकर लगावट थी। मैंने समझा कि ललिता के घर में न होने की वजह से वे उस दिन मानसिक तनाव में नहीं है, अतः व्यवहार में तब्दीली है। पर इस बात को कब जानता था कि वह परिवर्तन मेरे खातिर है। खाना शुरू हुआ तो मैं जाना कि मिसेज हेज ने मेरे लिए सलाद की स्पेशल डिश तैयार करवाई थी। बातचीत के दौरान मिसेज हेज ने इस बात का जिक्र किया कि 2 दिन बाद ललिता 1-2 महीने के लिए कैंप चली जाएगी। मैं चौंक गया। पहले तो मेरी समझ न आया कि जो मैंने सुना है वह सत्य है, मगर जब मिसेज हेज ने अपनी बात पुनः दोहराई तो मेरा दिल बुझ गया। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरी जलपरी सचमुच 1-2 महीने के लिए मुझसे छिन जाएगी। इस चक्करबाजी में मुझसे आगे का खाना खाया गया। भूख जैसे मिट गई। मिसेज हेज ने मुझसे पूछा कि दांत का दर्द का बहाना देना पड़ा। मैंने उस समय काफी तक को स्वीकार न किया। क्षमा मांगकर मैं अपने कमरे में आ गया और मुंह ढांप कर पड़ गया। अगले दिन ललिता खरीदारी में बिजी रही। उलूल जुलूल की सारी चीजें खरीदारी का जैसे उसे शौक था। उसके बाजार से लौट कर आने पर हमने साथ खाना खाया। खाने का समय कोई खास बात हो न सकी। खाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और उसने मैगजीनों को पृष्ठों को उल्टे पलटने लगी, जिन्हें कैंप ले जाने का इरादा कर रही थी। अगले दिन सोमवार को माँ बेटी को बाजार से खरीदारी करने के लिए गई और उनके पीछे ललिता। कैंप वालों को फोन आया जो मिसेज हेज से ललिता की खुराक वगैरह के बारे में बातचीत करना चाहते थे। मैंने उनके बाजार जाने की बात कहकर बताया कि आमुक समय पर पुनः फोन कर लें। मंगलवार को ललिता ने खाना कमरे में ही खाया। इस बीच माँ बेटी पर किसी बात पर पुनः कहा सुनी हो गई थी। मैंने ललिता को एक नज़र से देख लेने के उद्देश्य से एकाध बार उसके कमरे के सामने से गुजरा। वह पेट के बल औंधी इस तरह पड़ी हुई थी कि जैसे उसके बालों और पैरों के सिवा कुछ भी दिखाई न पड़ता। जब से मुझे आभास हुआ कि वो माँ से झगड़ी है, मैंने उसे देखने और झगड़े का कारण जानने के लिए आतुर था। ललिता उन लड़कियों में से थी जो गुस्से और रोते समय भी और भी हंसी लगने लगती थी। डिनर के बाद मिसेज हेज ने मुझे नीचे बैठा लिया। हम दोनों बराबर बैठ गए। इस बैठक के दौरान अधिकांश बातचीत मिसेज हेज ने की। वे शिकायती स्वर में बोली, पहले तो कैंप जाने की जिद कर रही थी, अब जबकि कैंप जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई है तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। कि कैसा इल्जाम? मैंने उत्सुक होकर पूछा। कहती है कि आप पीछा छुड़ाने के लिए उसे कैंप भेज रही है। मिसेज हेज ने कहा। मैं माँ बेटी की इस नोकझोंक के बीच मध्यस्थता बनाने की जरूरी न समझ रहा था, अतः चुप ही रहा। बुधवार को सुबह ललिता मुझे 1 मिनट के लिए पोर्च में मिली। 1 मिनट क्या, कुछ सेकंड के लिए कहिए। सफेद स्कर्ट पर हरे रंग की पैंट पहने हुए वो नीचे उतर रही थी। मैं आगे से लौटता हुआ बरामदे की ओर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैंने खुश होकर हंसकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन उसने मेरी ओर देखकर जवाब देना तो दूर, हाथ में पकड़ी लोहे की किसी चीज
से कसकर मेरी बाह पर वार किया। दगाबाज, उसने नथुने फुलाकर जोर जोर से सांस लेते हुए कहा और तेजी से आगे निकल गई। मैं सन्न रह गया। उसके व्यवहार के इस परिवर्तन के बारे में सोचने लगा। कितने अधिकार के साथ उसने मुझे दगाबाज कहा। और फिर समझ गया कि पिछली रात बरामदे में मिसेज हेज के साथ बैठकर बातचीत करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है। लंच पर भी ललिता अपने कमरे में रही। अरे बाप रे, मतलब माँ बेटी दोनों एक आदमी से थोड़ी बहुत एक लगाव में है, एक प्यार की आशा में है, और दोनों एक दूसरे से जलन कर रहे हैं। यहाँ माँ बेटी के बीच में जलन है। हम और मिसेज हेज, हम केवल दोनों ही थे। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मैं विचारों की तंद्रा में खोया हुआ था कि मैं किस पागलपन में फंस गया हूँ। ललिता सारी उम्र ललिता ललिता न रहेगी। 2-3 वर्ष बाद उसके जिस्म की फूटती हुई कलियां फूल बन जाएंगी। उसका सारा कच्चापन अपने आप से छूट जाएगा। तब मैं क्या करूंगा? लेकिन यह ख्याल ज्यादा देर तक न टिक सका। मैं जानता था कि ललिता के जिस्म को मैं प्यार नहीं कर रहा था, उसकी उम्र को प्यार कर रहा था। यह भी तय बात थी कि यह उम्र बीत जाने पर ललिता जवान होकर कॉलेज की उम्र में पहुंच जाएगी तो उसका जिस्म हर जगह से पूरी तरह भर जाएगा। उसके नितंब भर जाएंगे। उसका यौवनांग फूल बनकर अन्य युवतियों की तरह बड़े बड़े हो जाएंगे। तब मन में इन दिनों की यह स्मृतियां ही जवान बनी रहेंगी। उस समय मैं विचारों की तंद्रा से चौंका। नीचे से ललिता के जोर जोर से बोलने की आवाज आई। वो अपनी माँ से इस बात पर झगड़ रही थी उसका सामान कम क्यों कर दिया गया है, और मिसेज हेज उसे समझाने का प्रयास कर रही थी कि कैंप में जाने का मतलब यह तो नहीं है ना कि घर का सारा सामान उठा ले जाए। वो उसे ऊंच नीच बताते हुए कह रही थी कि मैं उसकी भी उम्र कभी उसके जैसी थी। वह भी कभी कैंप अटेंड कर चुके हैं। कैंप में जितना सामान ले जाना चाहिए इस बात का उन्हें पूरा अनुभव है। ज़्यादा सामान ले जाना असुविधाजनक नहीं रहता है, साथ ही साथ सामान की चोरी हो जाने का डर भी रहता है। थोड़े सामान की ज़्यादा आसानी से देखभाल की जा सकती है। पता नहीं उसने अपनी माँ के लेक्चर का क्या असर लिया। बात उसके पल्ले पड़ी या नहीं, मगर वो चुप जरूर हो गई। मेरे मन में उस अवसर पर यह भी बात आई कि जाकर माँ बेटी के बीच मध्यस्थ बनूं। जाहिर था कि अगर मैं ऐसा करता तो मुझे ललिता का ही पक्ष लेना पड़ता। उसकी घूरती आंखों को मैं झेल ना सकता था। उसका पक्ष लेने से वह खुश हो जाती। मैं मिसेज हेज से कहता कि यही उम्र है घूमने फिरने की, ऐश करने की। इस उम्र में ऐश न करेगी तो कब करेगी? सामान कम होने पर उसे दूसरी लड़कियों से मांगना पड़ेगा और उस प्रकार हिंसा की भावना जगेगी। इस उम्र के बच्चों में मन मस्तिष्क में हिंसा की भावना का जगना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी विषय में अपने मतलब में तर्क निकाल लेना और उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण तलाश कर लेना मुझ जैसे इंसान के लिए कोई कठिन काम न था। किसी विषय में अपने मतलब में तर्क निकाल लेना और उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण तलाश करना, मतलब का तर्क नहीं, मनोवैज्ञानिक कारण बता दो का तलाश करना मुझे जैसे इंसान का कोई कठिन काम नहीं था। मगर यह सब तो महज सोचने वाली बात थी। मिसेज हेज के सामने मौजूद रहने पर मैं ललिता से सीधे बात करने से भी डरता था। उसका पक्ष लेना तो बहुत दूर की बात थी। हालांकि मैं यह भी जानता था कि ऐसा करना कोई अनहोनी बात न होती। बच्चों का हमेशा एक दूसरे के पक्ष लेते ही है। मुंह पर न सही तो फिर पीछे, मुंह पर नहीं सही पीछे इस बात से खुश होते हैं। आखिर बच्चे बच्चे होते हैं, उनसे माँ बाप को ईर्ष्या नहीं होता है, प्यार होता है। और प्यार करने वाले का पक्ष लेना कभी भी बुरा लगने वाली बात नहीं है। अगर मेरे मन में तो कुछ और ही भावना थी। सदा पकड़े जाने का खतरा बना रहता था। हमारा संबंध सीधा साधा न होकर दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गया था, जिसमें हम हर कदम पर संकोच और झिझक रहती थी। अब मेरे लिए बेहतर यही था कि माँ बेटी झगड़े को तटस्थ दर्शक रहकर ही अपनी भूमिका निभाऊं, दूर ही रहूं। मैंने अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया और इस बात को सोचने लगा कि ललिता के बगैर घर सूना हो जाएगा। उसकी जाते ही बहारें जैसी चली जाएंगी, रूठ जाएंगे। मुझे किसी के कदमों का न होना न तो इंतजार रहेगा, न ही किसी के लिए दिल की धड़कनें बढ़ा करेंगी। ललिता क्या जाएगी, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। उसके बगैर 1-2 माह का समय कैसे काटूंगा? 1 माह का अर्थ 4 सप्ताह 30 दिन यानी 720 घंटे। मिनट और सेकंडों के हिसाब भी मैं निकाल रहा था कि अचानक ललिता के साथ कैंप जाने की बात दिमाग में आई। दिमाग
ने कहा, लड़कियों का कैंप है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। दिल ने कहा, लड़कियों का कैंप है तो क्या हुआ, मैं वेश बदल कर आसपास अपना टेंट लगा कर पड़ा रहूँगा, किसी औरत का मेकअप कर लूँगा, और जब किसी दिन जब ललिता उस कैंप से मुझे औरत समझ कर आएगी तो मैं उसे अंदर जाते ही उसकी बाहों में। मैं इन्हीं उलूल जुलूल के विचारों में खोया हुआ तभी नीचे जाकर कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मेरा मन बहुत क्या कि जाती हुई ललिता को उठ कर देखूँ, मगर ऐसा कर न सका। मुझे बेहद दुख हो रहा था। मैं उस विदाई के क्षण को अपनी आंखों से न देख सका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सामने ही, मेरे देखते देखते ही जबरन ललिता को मुझसे दूर किया जा रहा था और मैं कुछ कर पाने में असमर्थ हूँ। उस समय कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता था। कार के इंजन स्टार्ट की आवाज़ मेरे कानों पर पड़ रही थी। मिसेज हेज का स्वर उभरा था, जल्दी करो, क्या काम रह गया अब। इंजन बंद हो गया था। कार के चल पड़ने की आवाज़ के बजाय दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। फिर कार से ललिता के कदम बाहर आए थे। इस बात का अंदाज़ा मिसेज हेज के स्वर से लगा था। उन्होंने लगभग चौंकती आवाज़ में पूछा था, कहाँ जा रही हो। ललिता कोई भी उत्तर न था। उसने उसके तेज कदमों से अंदर भाग कर आने की आहट मिली और वो सीधे मेरे कमरे में थी। उसने अप्रत्याशित रूप से अपने सामने पाकर मैं बिस्तर से उठ भी न पाया था कि झपाक से वह मुझ पर झुक गई, गले में बाहें डालकर मुझे अपने से भींचने लगी। कुछ पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। अगले पर मेरे दहकते होठ उसके होठों पर थे और उसका सीना मेरी फाख्ताओं से पिस रहे थे। अरे बाप रे! कुछ पता नहीं चला कि कब क्या हुआ। अगले पर मेरे दहकते होठ उसके होठों पर थे और सीना उसकी फाख्ताओं से पिस रहे थे। मैं फिर जिस फुर्ती से ललिता आई थी उतनी ही तेज़ी से खुद को छुड़ा कर वापस चली गई। मुझे तो खैर यकीन था ही, पर अब तो आपको भी विश्वास आ गया होगा। इतवार को ड्राइंग रूम में मेरे और उसके बीच का जो मधुर खेल हुआ था, उसने मात्र छोटी बच्ची के रूप में न लिया था। मेरी हरकतों से वह आनंदित और उन्मादित हुई थी। वह जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह पुरुष के हाथों के स्पर्श को सिरहन के प्रति ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। अगर उसे इस बात का ज्ञान न होता तो मुझे दगाबाज न कहती, अधिकार के साथ मेरे हाथ पर चोट न करती। उसने अपना जबरदस्त विरोध प्रकट कर दिया। ऐसा करके विरोध भी किसको लेकर, अपनी सगी माँ को लेकर के। उसने मुझे आभास करा दिया था कि वह उसकी है और उसका मुझ पर इतना अधिकार हो चुका है कि मुझे दुनिया की किसी और अन्य औरत से हंसता बोलता भी नहीं देख सकती थी। उस समय जाते जाते ललिता सारे जमाने की लज्जत मुझे प्रदान कर गई थी। एक ऐसे अद्भुत मादक भेंट अपने प्यार को दे गई थी जिसके सहारे मैं कयामत तक उसके लौटने का इंतजार कर सकता था। वह कयामत बनकर मेरे पास आई थी और कयामत बनकर ही चली गई। वह ऐसी कयामत थी जिसके लौट कर आने का बार बार किसी को भी इंतजार हो सकता था। ललिता के चले जाने पर बिस्तर पर से उठकर मैं देर तक शीशे में अपना चेहरा देखता रहा। मेरी उंगलियां बार बार अपने होठों पर चली जाती थी। मुझे लगता था कि मेरी उंगलियां और सिरों के त्वचा के बीच ललिता का कहीं दूधिया स्पर्श अभी तक जिंदा है। न हथेली के बीच उसकी सुराख की सरसराहट बार बार कुनकुनाने लगी। मिसेज हेज बेटी को छोड़ने चली गई थी। नौकरानी घर में थी नहीं। मैं दीवानेपन से भरा दसियों बार ललिता के कमरे में गया। मकान के खालीपन का फायदा उठाकर मैं ललिता के बिस्तर पर मचल मचल कर अपनी रगों में ललिता के जिस्म की खुशबू समेटने का प्रयास कर रहा था। यह वही बिस्तर था जिस पर ललिता करवटें बदला करती थी। बिस्तर के रेसे रेसे में उसकी खुशबू रची बसी हुई थी। उसके बिस्तर पर मचलने के साथ ही मुझे प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पर ललिता मेरे नीचे पिस रही थी, किसी छलवे की तरह आकर। हकीकत में मुझे जो आनंद दे गई थी, होठों से होठों की जोड़ गई थी, अपने सीने से मेरे सीने को भींच गई थी, उसकी उन्मादकता को अपने चरम बिंदु पर पहुँचाने के लिए मेरे लिए उसके बिस्तर पर मचलना बहुत आवश्यक था। इसी से मुझे शांति आनंद मिल रहा था। आनंद में कल्पना ही मेरे रोम रोम में सुलगती भावनाओं को शांत कर सकती थी। पता नहीं कैसी उथल पुथल मची हुई थी। न तो मैं बैठ पाता था, न ही लेट पाता था। अपने कमरे में वापस आता, खिड़की से बाहर झांक कर देखता तो ललिता के कमरे में जाने का मन करता। ललिता के कमरे में जाकर लौटता तो अपनी कमरे की खिड़की से उस मोड़ को देखते रहने का मन करता जहाँ से ललिता को कैंप ले जाने वाली नीली कार सड़क पर फर्राटे भरती हुई गुम हो गई थी। मैं न जाने कब तक इस तरह डूबता उतरता रहा कि तभी नीचे से नौकरानी ने मेरा नाम लेकर आवाज़ दी। मैं अपना नाम सुनकर मैं कमरे से बाहर निकल आया और सीढ़ियों पर खड़ा हो गया। नौकरानी मुझे देखकर मुस्कुराई। पता नहीं उसकी मुस्कुराहट का क्या अर्थ था। शायद वो मुझे याद दिलाना चाहती थी कि घर में हम दोनों बिल्कुल अकेले हैं और अगर मैं चाहूँ तो उसे कोई ऐतराज नहीं होने जा रहा है। शायद वह अपनी मालकिन की अनुपस्थिति मुझे खुश करने का कुछ ज़्यादा ही प्रयास कर रही थी। उसका इरादा कुछ भी रहा हो, जब मैंने उसकी मुस्कुराहट का जवाब में सिर्फ भौहें उठाई,
तो उसने एक लिफाफा मुझे थमाते हुए कहा, मालकिन यह लिफाफा जाते समय आपको देने के लिए दे गई थी। मैंने धड़कते दिल से लिफाफा हाथों से लिया और अपने कमरे में लौटने लगा। कमरे में आकर मैंने जल्दी से लिफाफा खोला। आंखों की सामने ललिता की सूरत तैर रही थी। उसका आवाज़ के अलावा मुझे कोई और जैसा नजर ही न आ रहा था। अतः मालकिन के नाम पर मैंने यह भ्रम खाया था कि वह लिफाफा जाती हुई ललिता दे गई है। अगर इस बात को ध्यान में ले आता कि नौकरानी ललिता का संबोधन नहीं देती थी, तो उस समय इतना उतावलापन खत को खोलने के बाद लिखाई के मामले में भी मुझे भ्रम था कि ललिता की है, मगर मजमून से स्पष्ट हो गया था कि वह पत्र मिसेज हेज का था। खत कुछ इस प्रकार था, मैं नहीं जानती यह सब कुछ क्यों लिख रही हूँ, सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब से तुम इस घर में आए हो मैं अपने आप में नहीं रह रही हूँ। शायद इस बात को जानकर तुम गौरवान्वित महसूस करोगे कि तुमने पहली नज़र में ही मुझे जीत लिया, लेकिन इन पंक्तियों को लिखते हुए कितनी विवश हो गई हूँ तुम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। अब तक मैं अपने आप से लड़ रही थी, पर इतवार को जब चर्च में प्रार्थना करते करते तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में फिरती रही तो मैंने मान लिया कि मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता बचा है कि तुम्हें अपने घर से निकाल दूं। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ हिम्बर्ट, हो सके तो इससे आगे की पंक्तियां मत पढ़ना। इस खत को यहीं तक पढ़ने के बाद फाड़ देना और मेरे न्यूयॉर्क लौटने तक चले जाना। नाराज होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें नाराज नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके सिवा अब चाह रही क्या, सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या मुझे मेरे हाल पर छोड़कर वापस चले। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, या तो तुम चले जाओ। मैं अभी तुमको सामने से नहीं बोल सकती, सिर्फ पत्र से बोल रही है। अब मैं जानती हूँ कि मैं पिछले दिनों से तुमसे लो कि जिस तरह शरारतों और झक्कीपन से समझौता किया है वह तुम्हारी सहृदयता का प्रतीक है। मैं यह भी जानती हूँ कि हमदर्दी का मतलब सदा प्यार नहीं होता, न कि तुम अपने घर के पेइंग गेस्ट की हैसियत से रखकर मुझे अब यह अधिकार मिल जाता है कि मैं तुम्हारे जीवन की संगनी बनने का सपना देखने लगूं। अगर तुम सचमुच ही उम्र भर के लिए मेरी बाह थामना चाहते हो और एक बिना बाप की 12 वर्षीय बेटी को अपनी बेटी स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो घर में रहना, वरना मैं दोहराती हूँ चले जाना। चाबियाँ कमरे के डेस्क पर छोड़ जाना, अपना पता भी छोड़ जाना, ताकि मैं हिसाब किताब करके तुम्हारा बकाया रकम भी अदा कर सकूं। विदा। कभी कभी याद कर लिया करना। शार्लट हेज। मिसेज हेज का यह पत्र इससे भी ज़्यादा लंबा था, मगर इसमें इतनी ही लाइनें मुझे याद है। खत पढ़ने से मुझे विरक्ति हुई कि ये किसी गोरख धंधे में आ फंसा हूँ, लेकिन खत को दोबारा पढ़ने के बाद सोचा कि बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना ठीक न होगा। खत को जेब में रखने के बाद मैं ललिता के कमरे में चला गया। उस बिस्तर पर लेटकर मैंने तीसरी बार उसे पढ़ा और फर्श पर बेतरतीब मैगजीनों को अनुमानी नज़रों से देखता हुआ सोचने लगा कि क्या फैसला करना चाहिए। ज्यूरी के मान्य सदस्यों, मुझे इस बात से इनकार नहीं कि मैंने कभी इस स्थिति की कल्पना ही न की थी। सच कहूँ तो 1940 के बाद 5 साल तक मैंने किसी ऐसी विधवा की खोज करता रहा था जो सचमुच ही घर गृहस्थी का सुख दे सके, ऐसा सुख जो बलेरिया की कमी को भुला दे। रेम्सडेल आने के बाद 1-2 बार मैंने मिसेज हेज के संवरे हुए बालों और सलीके से रहने के ढंग के बारे में सोचते हुए मन ही मन तारीफ भी की थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मैं अपने अकेलेपन का ढिढोरा पीटता हुआ दुनिया भर की औरतों को फंसाने के लिए इश्तहारबाजी करता या फिर क्या गजब लाइन है। मिसेज हेज के संवरे हुए बालों और सलीके से रहने के ढंग के बारे में सोचते हुए मन ही मन तारीफ भी की थी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं था कि मैं अकेलेपन का ढिढोरा पीटता हुआ दुनिया भर की औरतों को फंसाने के लिए इश्तहारबाजी करता या सिर्फ बहुत जरूरत होने पर पेशेवर औरों के पास जाता था। वैसे मिसेज हेज का पत्र पहली बार पढ़ते समय मेरे मन में जो विरक्ति पैदा हुई वह धीरे धीरे अब घुलती जा रही थी। ठंडे दिमाग से सोचने पर मैं महसूस करने लगा कि मिसेज हेज अपनी जगह गलत नहीं, उनकी जगह कोई और भी होता तो मेरे आकर्षण में फंस जाता। वह सिर्फ एक 12 वर्षीय बेटी की माँ थी, खासी जवान थी, अभी उम्र ही कितनी थी कि विधवा का ढोंग रख सकती थी। विधवा होने का अर्थ तो यह तो नहीं होता कि मन की भावनाएं मर जाती हैं। विधवा होने से मन की भावनाएं तो नहीं मर जाती। पति मरा है, पति मरने से मेरे मन की भावनाएं कैसे मर सकती? मेरा हृदय थोड़े मर गया पति मर गया तो। अब यह बात और है कि सामाजिक मान्यताओं के बंधन में बंधकर बहुत सी औरतें अपने मन को बांध कर इस पर अंकुश लगाए रखती हैं कि वे अपना वैधव्य घुट घुट कर काट देती हैं, जैसे कि मिसेज हेज काट रही थी। मगर इसके पीछे यह भी होता है कि उन्हें बहकाने का अवसर नहीं मिल पाता, मौका नहीं लग पाता। उनकी जिंदगी में निकटता स्थापित करने वाला सुपात्र आ जाता है तो वे समस्त लोक लाज के बंधन तोड़कर उसकी हो जाती हैं, जैसे कि मिसेज हेज मेरे साथ अपने मन का संबंध स्थापित कर गई थी। बहुत सी औरतें अपने मन को बांध
कर इस तरह अंकुश लगाए रखती हैं कि वे विधवा की भाव को घुट घुट कर काट देती हैं, जैसे कि मिसेज हेज काट रही थी। मगर इसके पीछे यह भी होता है कि उन्हें किसी बहकाने का अवसर नहीं मिल पाता, मौका नहीं लग पाता। उनकी जिंदगी में निकटता स्थापित करने वाला सुपात्र आता ही नहीं है। और जैसे ही वे आज सुपात्र आ जाता है तो ये समस्त लोक लाज के बंधन को तोड़कर उसकी हो जाती है, जैसे मिसेज हेज मेरे साथ अपने मन के संबंध को स्थापित कर गई थी और अब शारीरिक संबंध स्थापित करने को आतुर थी। शादी के बाद वे ऐसे ही सपने देखती होंगी। मुझसे प्रेम और विवाह करने का उन्हें पूरा हक पहुंचता था। कारण स्पष्ट था कि का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इस मामले में वह मुझे अपनी बराबरी का समझ रही थी। समझना उचित भी था, चूंकि यह भी अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसके अलावा मामला उम्र की बराबरी का भी था। हकीकत यह थी कि हम दोनों की उम्र का जोड़ इतनी फिट थी कि कोई भी देखकर प्रशंसा कर देता। कद काठी, बनाव, श्रृंगार, उठने बैठने, बात व्यवहार में भी शार्लट अर्थात मिसेज हेज उन्हें अब मैं उनके नाम शार्लट से ही संबोधित करूंगा, किसी तरह की कमी न रखती थी। उनका सामाजिक स्तर भी मेरे अनुरूप था। पति ने उसके लिए खासा घर और प्रॉपर्टी छोड़ी थी, जिसके सहारे वह आराम से अपनी और अपनी बेटी का जीवन निर्वाह कर सकती थी, आगे करती रहती सकती थी। उनके लिए शादी बस शारीरिक आवश्यकता थी। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस। पति ने उनके लिए अच्छा खासा घर और प्रॉपर्टी छोड़ी थी, जिसके सहारे वह आराम से अपना और अपनी बेटी की जिंदगी का निर्वाह कर रही थी, आगे भी करती रह सकती थी। उनके लिए शादी बस एक शारीरिक आवश्यकता थी और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मुझसे अच्छा सुपात्र कोई दूसरा न मिलने जा रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने पत्र में अपनी समस्त भावनाएं खोल कर उड़ेल कर रख दी थी। मैंने अब जितना ही उनके बारे में सोचा उतना ही सुपात्र वह मुझे नजर आने लगी। एक बात और भी थी, वह यह कि मैं जानता था कि अच्छी तरह एहसास था कि ललिता के साथ मेरे संबंधों का टांका 2, 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक फिट रह सकता था। वह ज्यों ही वह बालिग हुई, उसका जिंदगी में उसकी जैसे उम्र का कोई सपना राजकुमार आ सकता है या फिर वह कहीं ब्याही जा सकती है। उसके साथ उसकी जिंदगी गुजारने की कल्पना ही बेकार थी। शार्लट हेज ने पत्र में लिखा था कि वह अगर उसका प्रस्ताव स्वीकार न हो तो मैं तुरंत उसका घर छोड़कर चला जाऊं। कैसी कयामत खेज बात की थी। उसने न सिर्फ घर छोड़कर जाने की बात कही थी, बल्कि वह एक प्रकार से वह शहर छोड़कर ही चले जाने का प्रस्ताव रख डाला था। उसने मुझे वापस न्यूयॉर्क जाने को लिख दिया था। उसे क्या मालूम था कि ललिता के प्रति मेरे प्यार की ऐसी दीवानगी थी कि मैं उसे पाने, उससे आगे निकटता बनाए रखने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकने को तैयार था। हाँ, तो आप समझ चुके हैं कि मैंने ललिता के लिए ही शार्लट से शादी का मन बना लिया था। अगर आप इस बात को समझते हैं तो समझने में कोई बुराई नहीं है। वैसे यह बात भी सच है कि मैंने शार्लट को अपना जीवन की आवश्यकता भी समझता था। ललिता के जीवन से जाने के बाद कोई तो होता जो मेरी भटकती जिंदगी को संवारने में अपनी भूमिका अदा कर सकता। उसे अपनी जीवन संगनी बनाकर मैं अपने आगे की जिंदगी गुजारने के ताने बाने बोलने लगा था। स्थिति स्पष्ट थी कि अब मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा था जिसमें एक न एक रास्ता चुनकर ही मुझे आगे बढ़ना था। ललिता के निकट रहने का क्या उपाय हो, बस यही सोचते सोचते मैंने मन में शार्लट से शादी कर लेने का विचार पुख्ता हुआ। सोचा कि अगर मैं शार्लट से शादी कर लूँ तो न सिर्फ मुझे ललिता के साथ रहने का पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी, बल्कि मैं उससे मनमाने ढंग से प्यार भी कर सकूंगा। ललिता के साथ स्वतंत्र होकर प्यार करने की कल्पना से मुझे बहुत हल्का हल्का सा महसूस होने लगा। तब मुझे ललिता को छूने, चूमने, सहलाने के लिए ढोंग रचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पिता से यह उम्मीद की जाती है कि वह 2 दिन में 2-3 बार अपनी लड़की के चूमे, थपथपाए, गाहे बगाहे, उसे सिनेमा पार्क घुमाने ले जाए। मेरे इस निर्णय से आप यह कतई नहीं सोचिएगा कि मैं ललिता को पाने के लिए शार्लट को बीवी बनाने और उससे बाद में जहर वगैरह देकर मार डालने के चक्कर में था। मेरा इरादा तो शार्लट से ब्याह करके अगले 2-3 साल तक ललिता से हर कीमत पर निकटता बनाए रखने का था। ललिता शार्लट से शादी की बात दिमाग में आते ही मेरे मन में और भी तरह तरह के चित्र बनने शुरू हो गए थे। मैं इस बात को छिपाऊंगा नहीं। ये बात दिमाग में आते ही मैं शार्लट को तो भूल गया और स्कीम बनाने लगा कि किस तरह रात में सोने से पहले माँ बेटी दोनों को नींद की गोलियां खिला करूंगा, फिर सोती हुई ललिता के साथ बिना किसी हील हुज्जत के जो चाहूंगा कर सकूंगा। जितना सोचता मेरे सामने स्पष्ट होता चला गया कि ललिता के खातिर मुझे शार्लट से शादी करनी ही पड़ेगी। आखिर मैंने फैसला कर ही लिया। अचानक नागफनी के कांटे से एक नए विचार ने मन में अपना वजूद फैलाया। ख्याल आया कि जिसके लिए मैं यह सब करने जा रहा हूँ उसे भी यह पसंद आएगा या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि शादी
पर ललिता का जबरदस्त विरोध हो, उसकी रजामंदी पूछे बगैर शादी कर लेने के बाद कहीं ऐसा न हो कि विषाद में ऐसी स्थिति आ पड़े कि मैं न तो दीन का रहूं न दुनिया का रहूं। यदि ललिता को यह बात पसंद न हुई तो वह मेरे और अपनी माँ के वैवाहिक संबंध को स्वीकार न करेगी, मजबूरन उसे करना पड़ गया तो पास न फटकेगी, अपनी परछाई को भी न मेरे करीब आने देगी। ऐसी स्थिति में सारा किया धरा बेकार होगा। मैंने ठंडे दिमाग से इस पर विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि शार्लेट के आने से पहले ही इस मामले में ललिता को मन ले लूं। ललिता का क्या मन है समझ लूं। यह भी अच्छी बात थी कि मुझे ललिता के कैंप के बारे में विस्तृत जानकारी थी, वहां का पता ठिकाने के साथ साथ फोन भी मालूम था। मैंने इस बात का अंदाजा लगाया कि किस समय ललिता वहां पहुंच सकती है, कितनी देर बाद वह फोन अटेंड करने की स्थिति में आ सकती है। मैंने फोन करने का निर्णय लिया। नहा धोकर कपड़े पहन लेने और इस बात का इत्मीनान कर लेने के बाद कि ललिता अब कैंप में पहुंच चुकी होगी और शार्लेट अपनी कार से वापस आती होगी, मैंने ललिता को फोन किया। कैंप इंचार्ज ने फोन अटेंड किया। मैंने अपना परिचय ललिता के गार्जियन के रूप में देते हुए कहा कि ललिता को फोन पर बुलाया जाए। मैं इस बात की तसल्ली करना चाहता हूँ कि वो उसे वहाँ का माहौल पसंद आया या नहीं। बस 15 मिनट की प्रतीक्षा करनी पड़ी, तब जाकर ललिता फोन पर आई। मैंने उसका कुशल क्षेम मतलब अच्छी है कि नहीं, वहाँ के माहौल के बारे में पूछकर कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ। वो बोली, देकर देखो। ललिता ने शरारती स्वर में कहा, मैं तुम्हारी माँ से शादी करने जा रहा हूँ। नहीं, उसने अविश्वास भरे स्वर में कहा, यह आप क्या कर रहे हैं। मैं अपनी बात दोहराई। उसने बताया कि शार्लेट शीघ्र ही मेरी पत्नी बन जाएगी। अब जाकर ललिता को यकीन आया कि मैं गंभीर हूँ। वह किलकारी मारकर हंसी, मजा आ जाएगा। फिर उसके हंसने की आवाज़ आई, शादी कब हो रही है, जरा 1 मिनट रुकिएगा, एक कमबख्त पिल्ला बार बार मेरी टांगों से उलझ रहा है। आगे सिर्फ 2-3 मिनट ही बातचीत हो पाई। ललिता को कैंप के किसी आइटम में हिस्सा लेने के लिए तैयार होना था, इसलिए वह ज़्यादा देर बात न कर सकी। मैं समझ गया कि कैंप में उसे अपनी मनचाही आज़ादी मिल गई है। वह पिंजरे से निकले हुए पंछी की तरह अपनी माँ को भूलने के साथ साथ मुझे भी भूल गई है। मैंने नीचे रसोई घर में पहुंचा तो मुझे प्यास लगी हुई थी। फ्रिज से बियर निकालकर मैं पीने के बाद मैंने रात के खाने के लिए कुछ बढ़िया चीज़ें खाने की सोची अथवा बाजार की तरफ निकल गया। जब लौटा तो कीमती खाना और रेम्सडेल में मिलने वाली बढ़िया से बढ़िया शराब गाड़ी के पिछली सीट पर पड़ी हुई थी। आकर ललिता के कमरे में बैठ गया। कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर आते जाते लोगों को अच्छी तरह दिख रहे थे। अभी शाम होने में देर थी। सबसे पहले पड़ोस में रहने वाली 2 लड़कियां सड़क पर गुजरी। पिछले 2 सप्ताहों में मैं इन दोनों लड़कियों को रोज सुबह शाम इस सड़क पर दिख जाती थी, सड़क पर जाता देखता था। दोनों की उम्र 13 के आसपास की रही होगी, लेकिन दोनों में से एक भी ललिता के मुकाबले में नहीं ठहर सकती थी। इन लड़कियों के आंखों से ओझल हो जाने के बाद एक नीले रंग की गाड़ी आई। हमारे पड़ोस के व्यापारी का कुत्ता गाड़ी के पीछे भौंकता हुआ दौड़ा। मुझे लगा शार्लेट हेज वापस आ गई है, उसकी माँ मतलब। लेकिन जो ही गाड़ी खिड़की के नीचे गुजरी मैं जान गया किसी और की गाड़ी है। फिर जो शोर मचाती एक बड़ी सी वैन सड़क के नीचे से गुजरी। वैन के गुजर जाने के 15-20 मिनट तक सड़क पर सन्नाटा रहा। मैंने जिन का एक बड़ा पैग डालकर पाइनएप्पल जूस मिलाया और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। मैंने अभी 2-3 घूंट ही भरे थे कि मोड़ पर नीली सिडान आती दिखाई दी। वही मोड़ जिस पर से यह गाड़ी सुबह मेरी ललिता को लेकर गुम हो गई थी। मैंने दूर से देखा शार्लेट चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मैं उसके इस चुप्पी का अर्थ समझता था। उसके मन में इस समय भयानक उथल पुथल मची रही होगी। ज्यों ज्यों वह मकान के करीब पहुंच रही थी उसका मन आशाओं और निराशाओं के थपेड़ों के बीच डोल रहा होगा। आशा, मैं मिल जाऊंगा, निराशा, मैं चला गया हूँगा। 7-8 मिनट बाद गाड़ी आकर पोर्च में खड़ी हो गई। गाड़ी से बाहर निकलते ही शार्लेट ने सिर उठाकर ऊपर देखा। मैं ललिता के कमरे की खिड़की पर खड़ा था। न हंसी न मुस्कुराए, सिर्फ दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। उसने दरवाजा के कॉल बेल पर अंगुली रख दी। शार्लेट पति का सुख भोग चुकी थी और मैं पत्नी का। अतः हमारी शादी में ऐसी उत्साहजनक कोई बात न थी जैसे कुंवारे लोगों की शादी में होती है। हम महज एक शादी की रस्म की औपचारिकता निभानी थी। अतः तय यही हुआ था कि चर्च में साथ चलकर सादगी के साथ विवाह कर लिया जाएगा। जब औरत मर्द दोनों ने ही गृहस्थी का सुख पहले से ही भोग लिया हो तो उसमें धूम धड़ाके जैसी बात शोभा नहीं देती। शार्लेट 2 साल से रेम्सडेल में रह रही थी और मुझे आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था। उसके परिचितों का कोई विशेष उत्साह न था और मेरा कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार जिसका अपना चाव पूरा करना होता। उसके परिचितों का कोई विशेष उत्साह न था और मेरा कोई ऐसा दोस्त या रिश्तेदार जिसे अपना चाव पूरा करना होता
नहीं था। अतः हम दोनों ने रस्म पूरी करने के लिए चर्च में जाकर किस्सा खत्म कर दिया। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया। इस अवसर पर ललिता को बुलाने की आवश्यकता न तो सालट ने महसूस की न मैंने। सालट अब मेरी बीवी थी। उसके व्यक्तित्व की छिपी हुई पन्ने धीरे धीरे मुझ पर खुलने लगी। शादी के बाद उसने सबसे पहले मुझसे यह जानना चाहा कि क्या मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ या नहीं। इस बात को तो आप भी जान गए होंगे कि मैं ईश्वर पर कितना विश्वास करने वाला जीव हूँ, लेकिन मैं सालट के सामने अपने नास्तिक होने का ढिढोरा पीट कर शादी का मजा खराब नहीं करना चाहता था। अतः गोल मोल जवाब देकर उसे संतुष्ट कर दिया कि हाँ ठीक ठाक थोड़ा बहुत है। उसका मेरी बात पर यकीन कर लेना ही हितकर था, क्योंकि वह पूरी तरह से धार्मिक और कहा जाए तो रूढ़वादी विचारों की महिला थी। इस बात की जानकारी उसे बुरी तरीके से आघात पहुंचाती कि मैं नास्तिक हूँ। इस बात को जानने के बाद वह या तो खुदकुशी कर लेती या तो मुझे तलाक दे देती, और इन दोनों स्थितियों से मैं एक भी न चाहता था। ईश्वर पर विश्वास न करने वाला अगर किसी से झूठ मूठ कह भी दे तो ईश्वर पर विश्वास करता है, इससे हर्ज ही क्या है। सालट को बात में माफ कीजिएगा कहने की आदत थी। मुझे लग रहा था कि उससे मेरी अच्छी निभ जाएगी। झगड़े के कोई आसार नजर नहीं आते थे। आपको इस बात को जानने में जिज्ञासा हो सकती है कि पेइंग गेस्ट से पति बन जाने से मेरी स्थिति में क्या परिवर्तन आया। मेरे में परिवर्तन आया हो या न आया हो, मगर सालट के व्यक्तित्व में परिवर्तन, अभूतपूर्व परिवर्तन आया था। उसके जीवन की शुष्कता और निरसता हरियाली में बदल गई थी। सुबह नाश्ते के मेज पर दोनों हथेलियों में चेहरा थामे हुए वह मेरी ओर देख देख कर मुस्कुराती रहती। लंच की टेबल पर उसकी आंखों से प्यार छलक छलक कर उमड़ पड़ता, और बिस्तर में भी। यद्यपि बिस्तर पर उसने पहले थोड़ा संकोच से काम लिया था, मुझे ही उसे खोलना पड़ा था। फिर वह जो ज़्यादातर निसंकोच होती गई, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सुख देने के लिए व्याकुल रहने लगी। अब यह बात दूसरी थी कि उसकी बाहों में मुझे हमेशा ही ख्याल रहता कि वह ललिता की प्रतिकृति है। उसके सफ़ेद चिकने पेट पर हाथ फेरते हुए मैं यह सोच कर हैरान रहता था कि किसी समय ललिता एक मछली की तरह इसी जार में बंद रही होगी। उसके साथ बिस्तर पर रहने का एकमात्र सुख यही था कि वह बातों में ललिता से काफ़ी मिलती जुलती थी। इसलिए चरम सुख के क्षणों में अक्सर आंखें बंद करके मैं यह कल्पना करने लगता कि मेरे द्रवित होते स्पर्शों के बीच सारलट न होकर ललिता की ही देह बिछी हुई है। हालांकि यह सब धोखा था। मेरी मृग तृष्णा मतलब ऐसा एक वर्चुअल रियलिटी थी, वर्चुअल इमेजिनेशन। एक मोटी जांघों और भारी बदन वाली सुंदर स्त्री के साथ रोज रात को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मेरे पास ऐसी कल्पना का सहारा लेने के अलावा कोई चारा न था। एक मोटी जांघों और भरी बदन वाली सुंदर स्त्री के साथ रोज रात को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए मेरे पास ऐसी कल्पना का सहारा लेने के अलावा कोई चारा न था। आप समझ गए होंगे कि मुझमें कोई बदलाव न आया था। ललिता के प्रति मैं अब भी पूरी तरीके से आशावान था। उसे पाने के लिए दीवाना था। सारलट के साथ महज पति का कर्तव्य निभाता था, जिस्मानी जरूरत पूरी करता था, मगर मेरी हालत किसी एक ऐसी मिठाई खाने के शौकीन बच्चे की तरह थी जिसे किसी भी पेट पर भोजन करा दिया जाए उसकी नीयत मिठाई खाने पर ही लगी रहती है। शादी को अभी एक सप्ताह भी न गुजरा था कि सारलट को घर सजाने का शौक चढ़ा। किसी नई नवेली दुल्हन की तरह उसने काकरी फर्नीचर दरियों और भी न जाने किन किन चीज़ों का आर्डर दे डाले। ड्राइंग रूम में का तो नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोने के कमरे में नया डबल बेड सजवा दिया। घर में हो रहे परिवर्तनों से मुझे भी कोई खुशी न तो कोई खुशी थी न लगाव। सिर्फ एक आशंका कचोटती रहती कि कहीं वह मकान की हर चीज़ों को इस हद तक न बदल डाले कि मुझे अपने और ललिता के बीच घटी घटनाओं का स्मरण करने में अजीबपन का एहसास हो। वैसे भी धुली हुई खिड़कियां, साफ पर्दों, चमकीली दीवारों पर जरूरत से ज़्यादा संवरे हुए मकान से ज़्यादा हॉस्पिटल के वार्ड की मुझे अनुभूति होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर समझा दिया पूरा बालकनी में, और खिड़कियों, धुली हुई खिड़कियाँ, साफ पर्दे, चमकती दीवार से हॉस्पिटल का ख्याल आता है, न कि घर का। हॉस्पिटल की वार्ड की अनुभूति होने लगती है। मैं इस मामले में चुप ही था। मेरी चुप्पी काफी हद तक मेरे दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए कारगर थी। सारलट जब कभी मेरे अतीत के बारे में पूछती तो मैं उसे उस अवसर पर या तो चुप्पी धारण कर लेता या फिर इधर उधर की बातें घुमा जाता, मगर यह भी मैं समझता था कि मेरी चुप्पी से सारलट की जिज्ञासा शांत नहीं होती। तब मैंने अपने अतीत के बारे में इधर उधर की कहानियां गढ़नी आरंभ कर दी। जब कभी वह मुझसे मेरे विगत अनुभव, मेरे प्रेमिकाओं के बारे में जानना चाहती, मैं कहानी में कोई ना कोई प्लॉट गढ़कर उसे सुना देता। मैंने इतनी कहानियां गढ़ी कि अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर उन्हें सुनता तो अवश्य अच्छी खासी फिल्म
उस पर बनाने की बात सोच बैठता। ललिता के बारे में हम बहुत कम बातें करते हैं। शार्लेट इतवार इतवार उसे दोपहर में फ़ोन करके उसका कुशल क्षेम हाल चाल मालूम कर लेती। उस बारे में भी वह मुझे बताने का आवश्यकता शायद ही यह सोचकर न समझती कि मैं उसका कोई सगा बाप तो या तो हूँ नहीं, फिर मुझे उसमें क्यों ही दिलचस्पी होने लगी। वह इसको न जानती थी कि इस संसार में अगर जीने लायक मेरे लिए कोई दिलचस्पी हो तो ललिता ही है। वह स्वयं ललिता को लेकर बातें करने में संकोच करती और मैं तो जानबूझकर उसका जिक्र न छेड़ता। इस बात का डर था कि मेरी दिलचस्पी का कहीं वह वास्तविक अर्थ न पकड़ ले। हालांकि यह मेरा भ्रम था, मगर मन में जो चोर था उसे क्या करता। मैं उसके साथ लेटा हुआ उसके बालों को सहला रहा था। शार्लेट ने मेरी तरफ करवट बदली, मेरी छाती पर अपने होंठ रख दिए। मेरे हाथ उसकी कनपटियों से सरकते हुए उसकी गर्दन पर जा पहुंचे। ओह, शार्लेट ने कहा। मैंने कुछ बोला नहीं। उसी तरह उसकी गर्दन की मखमली त्वचा पर उंगलियां फिराता हुआ सामने की दीवार की ओर देखता रहा। शार्लेट ने कहा, एक बात सोचती हूँ। क्या? मैंने पूछा। शार्लेट ने तुरंत कोई जवाब न दिया। मुझे लगा कि इतनी जल्दी प्रश्न करने पर वह शायद रूठ गई। मुझे बात घुमा फिरा कर पूछना चाहिए था। मेरे दिमाग की बैटरी भी तो कमबख्त सिर्फ कमसिन लड़कियों को ही देखकर ही काम करता है। उसने कहा था, एक बात सोचती हूँ। मुझे उसके होठों पर होंठ रख देना चाहिए था, न कि कुछ मत सोचो इस समय। इस बात को कहने के बजाय मैंने क्या का प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। सोने का मजा किरकिरा नहीं करना चाहता था, अतः उसे आलिंगनबद्ध करते हुए मैंने मिठास भरे स्वर से कहा, बतलाओगी नहीं? क्या सोचती हो तुम? शार्लेट मुझसे इसे आग्रह से पूछने की प्रतीक्षा में लगती थी। उसने कहा, सोचती हूँ कभी न कभी मेरे अंदर वह दोबारा लौटकर आएगा तो सही। मैं समझा। समझ इसलिए गया क्योंकि शादी के बाद उसने एक दिन बताया था कि वह ललिता के अलावा एक बेटे की माँ भी बनी थी, मगर बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इस बात का उसे आज भी दुख था। उस समय अब जबकि वह शादीशुदा थी, अपने अंदर उस बेटे को लौट आने की मधुर कल्पना कर रही थी। यानी मुझसे वह एक बेटे की आरजू कर रही थी। मैं उसकी बात का समर्थन करते हुए बोला, क्यों नहीं, अवश्य वह आएगा। मेरा उत्साहित स्वर पाकर वह प्रसन्नता से भर उठी और पूरे आवेश से मुझे आलिंगनबद्ध कर चुंबनों की झड़ी लगा दी। अगले दिन हमें ललिता का खत मिला। ललिता का खत मेरे हाथ पड़ा, अतः उसे एकांत में मैंने 3-4 बार पढ़ा। उसके खत से पूरा आभास मिला कि उसे कैंप की जिंदगी बहुत पसंद आ गई थी। मैंने वह खत सहेज कर रख दिया। मैं सोच रहा था कि कैंप की लड़कियों के साथ, हंसती खिलखिलाती लड़कियों के साथ पहाड़ियों पर चढ़ती भागती दौड़ती ललिता को क्या कभी मेरी याद आती होगी? हमारा दाम्पत्य जीवन इस तरह एक एक दिन करके तेजी से करता जा रहा था। हमारे घर के नज़दीक एक झील थी। झील के चारों ओर जंगल था। जुलाई के आखिरी दिनों में जब गर्मी अधिक बढ़ गई थी तो हम दोनों ने वक्त काटने के लिए वहां जाना शुरू कर दिया। हम वहां झील में साथ साथ तैरते। जुलाई के चौथे मंगलवार को हम गाड़ी सड़क के नज़दीक पार्क कर देने के बाद चीड़ के जंगल से होकर झील की ओर जा रहे थे। तभी शार्लेट ने अपनी सहेली जीन का जिक्र छोड़ दिया। उससे ही इस बात की मुझे जानकारी मिली थी कि जीन को पेंटिंग का खासा शौक है। कई बार तो वह अपना खप्त पूरा करने के लिए उल्टा सीधा प्रयोग करने लगती थी। इस बार भी शार्लेट ने जीन की चित्रकला से ही बातचीत शुरू की। पिछली बार एक चित्र बनाने के लिए उसने लेस्ली को सुबह 5 बजे इस झील में नहाने के लिए मजबूर कर दिया था। अरे, पानी कितना ठंडा रहा होगा। मेरे मुंह से विस्मय का भाव में निकल गया। तुम्हें पानी की ठंडक की पड़ी, मैं चित्रकला की बात कर रही हूँ। अरे, वह आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट। उसे इन छोटी छोटी बातों की परवाह कब है? उस बारे में नहीं सोचते हैं, आर्टिस्ट है वो। वह देर तक जीन के बारे में बात करते रहे। मैं सोच रहा था कि वो ललिता की बातें करे। अब हम दोनों चीड़ की झुरमुट पार करने के भाव खुले में आ गए थे। झील थोड़ी सी दूर रह गई थी। मैंने पूछा, क्या ललिता का कोई खत आया? कई बार सोचती हूँ। वह मेरी बात को अनसुनी करती हुई बोली कि हमें घर में ऐसी नौकरानी रखनी चाहिए जो 24 घंटे घर में रहे और घर की देखभाल भी करे। हाँ, नौकरानी रखने की धुन शार्लेट को कई दिनों से समाई हुई थी। अपने एक सहेली के यहाँ इस बात की चर्चा सुनकर उसे भी तुनक सवार हुई थी। वो समझती थी कि जब तक घर में 24 घंटों की कोई नौकरानी न होगी, घर की शान शौकत ही न बनेगी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, सोचो तो सही, उसके घर जाने के कितनी आसानी हो जाएगी और तुम जब जहाँ जी चाहेगा बेझिझक आ जा सकेंगे। और क्योंकि घर का काम तो वो नौकरानी करती रहेगी, लेकिन वहाँ रहेगी कहाँ? मैंने पूछा, क्यों? हमारे घर में जगह कहाँ है? अरे हटो,
शार्लट ने मेरी तरफ देखकर इस तरह मुस्कुराते हुए कहा जैसे मैं कोई नासमझ बच्चा हूँ और घर गृहस्थी के मामले में बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। उसने अपनी बात जारी करते हुए कहा, हमारे घर में जगह है और फिर अब तो ललिता के न रहने से उसका कमरा भी खाली रहेगा। ललिता के न रहने से? मैं चौंका। ललिता के न रहने वाली बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ओह, मुझे सोचना चाहिए था कि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं है। दरअसल मैं बताया ही नहीं। मैंने पिछले सप्ताह से ललिता के लिए बोर्डिंग हाउस में दाखिल कराने के लिए प्रयत्नशील थी। बोर्डिंग हाउस में उसके लिए सीट बुक कराने के लिए मैंने बात कर ली थी। कैंप से सीधा वो बोर्डिंग हाउस चली जाएगी। इस बारे में मैंने फ़ोन पर उससे बात करके उसकी सहमति भी ले ली है। अगर वापस लौट कर आती भी तो एक आध दिन के लिए ही आएगी। इस खबर ने मेरे चेहरे पर सफेदी पोत दी। मेरे अंदर एक भयानक उथल पुथल मच गई। इससे बेखबर शार्लट अपनी धुन में कहे जा रही थी, पिछले कुछ दिनों से उसका पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम इतना ढीला पड़ गया है कि अब उसे बोर्डिंग हाउस में रखने के अलावा मेरे सामने कोई विकल्प ही नहीं रह गया है। वहाँ रहकर वह पूरी तरीके से अनुशासन में रहेगी। कम से कम समय से उठना, खाना पीना, खेलना, पढ़ाई करना, वहाँ यह अंकुश रहेगा। वहाँ यहाँ रहकर वह निरंकुश हो रही थी। जो भी मन में आ रहा है पागलों जैसा करती जाती थी। आखिर उसे भी तो किसी के पल्ले बंधना है। अगर ऐसे ही आगे भी चलता रहा तो उसके कर्म तो फूटेंगे ही। जिसके पल्ले बंधेगी वह भी अपने भाग को रोएगा। शार्लट देर तक ललिता को लेकर बस जिक्र करती रही, जबकि मैं उसके शब्दों को बहुत कम सुन पाया था। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। इतना परेशान हो गया था कि कुछ देर के लिए शार्लट से अलग हो जाने में ही भलाई थी। मैं इतना बड़ा अभिनेता न था कि अपने मनोभावों को ही दबा जाने में सफल होता, और वे मनोभाव शार्लट पर उजागर होना कोई अच्छी बात न थी। मैंने यह भी सोचा कि मुझसे बड़ी अभिनेत्री तो शार्लट रही, जिसने गुजरे सप्ताह में चुपके ललिता को अपने से दूर रखने की योजना तैयार कर डाली और मुझे हवा तक न लगने दी। शायद इस मामले में उसकी शादी कर लेना आड़े आ गई थी। वह यही चाहती थी कि किशोरावस्था में कदम रख चुकी बेटी उसकी नई शादी की रंगरेलियां देखें। बेटी के सामने उसे नई ब्याहता का कार्यकलाप करते संकोच था, इसलिए वो अपनी बेटी का शादी करवा दी होगी। अब मुझे भी अभिनय करना पड़ा। मैंने चौंकते हुए कहा, अरे मैं मालिश का लोशन तो गाड़ी में ही भूल आया। मैंने कहा और लौटकर गाड़ी को चल दिया। जल्दी आ जाना, मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ। वह मुझे जाता देखकर बोली। शार्लट से अलग होकर जंगलों से इधर उधर घूमते हुए मैं सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। अगले इतने दिनों तक बेकरारी से ललिता की प्रतीक्षा करने का अगर यही परिणाम सामने आना था तो मैं शार्लट से शादी ही क्यों की। अगर ललिता कैंप से वापस आकर सीधे बोर्डिंग हाउस चली जाएगी या एक दो दिन के लिए आकर भी जाती हो तो मैं क्या करूँगा। मुझे पहले अपने आप पर गुस्सा आया, फिर सोचा गुस्सा करके क्यों खून जलाया जाए। क्यों न शार्लट को किसी तरीके इस बात को राजी कर लिया जाए कि वह उसे बोर्डिंग हाउस न भेजे। मैं सोच रहा था कि ललिता को घर में रखने के लिए कोई युक्ति भिड़ाई जाए। क्या वह नहीं हो सकता कि मैं उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी ले लूँ, तब वह उसे घर पर ही रखने के लिए राजी हो जाए। एक बार उसने खुद कहा था कि मैं उसे पढ़ा दिया करूँ। यह भी ख्याल आया था कि यह बात उसने तब कही थी जब हमने शादी नहीं की थी। अब उसने मुझसे शादी कर ली है। अपनी बेटी जवान होती बेटी को शादी के मधुर क्षणों में अपने साथ रखते हुए शार्लट को हिचक है। असल में दिक्कत इसी बात की, शादी के बाद के जो क्रियाकलाप होते हैं, एक जवान माँ अपनी बेटी को नहीं चाहती हो इन सब क्रियाकलापों में थोड़ी सी देखा-ताकी करे। शार्लट को हिचक है कि सोचती है कि उसकी ऐश में व्यवधान पड़ेगा, तभी तो वह बोर्डिंग हाउस उसे भेज रही है ताकि उसके ऐश में कोई दिक्कत ना, पढ़ाई लिखाई ठीक से न करने का एक बहाना है। मैं जितना ही इस बारे में सोच रहा था उतना ही परेशान हो रहा था, साथ ही उलझ भी रहा था। मुझे बातचीत करने का विषय ही न सूझ रहा था जिसके आधार पर ललिता के बारे में विस्तार से बात करके उसे घर पर रोकने की बात की जा सकती है। यह बात सही थी कि शार्लट की जब से मुझसे शादी हुई और मुझसे बेहद प्यार करती थी, लेकिन यह बात सही थी कि कई मानव मुझे बेवकूफ़ भी समझने लगी थी। शायद अधिकांश बीवियां अपने पतियों को किसी बिगड़े हुए बच्चे की तरह प्यार करने के साथ साथ डांटते दपटते हुए रखना ज़्यादा पसंद करती हैं। बिगड़े बच्चे के जैसे प्यार करना और उसे डांटते दपटते रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। हालांकि वलेरिया भी मेरी पत्नी रह चुकी थी। मैंने इस बात को भी सोचा था कि शार्लट और वलेरिया में बहुत बड़ा फर्क था। वलेरिया मेरी पहली बीवी थी और शार्लट दूसरी। पत्नियों के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट वाइफ इज द वाइफ, सेकेंड वाइफ इज द फ्रेंड, बट वाइफ इज मास्टर। अरे वाह, फर्स्ट वाइफ इज द वाइफ, सेकेंड वाइफ इज फ्रेंड, थर्ड वाइफ इज मास्टर एंड फोर्थ इज मिड वाइफ।
फोर्थ थी मिडवाइफ, वो नर्स हो जाती है। शार्लेट मेरी दूसरी पत्नी थी, वह मेरे साथ मित्रों व्यवहार कर रही थी, तो ताज्जुब की बात थी कि मुझे उसके साथ इस तरह व्यवहार करने पर खींच होती थी, मगर उसके साथ डांट डपट या क्रोध करने से मामला बिगड़ जाने का अंदेशा था। और उन औरतों में से थी जो दुख तो सारी उम्र हंसते हंसते बर्दाश्त कर सकती थी, ऐसी औरत थी। तो दुख दे दो और सारी उम्र हंसते हंसते बर्दाश्त करे तो मतलब नहीं निकलता। मगर अपने अपमान का घूंट एक मिनट भी न सह सकती थी। जिन स्थितियों में मैं चल रहा था उसमें मेरे जरा से संयम से काम लेने का अंजाम डाइवोर्स पर जाकर खत्म हो, यह सरासर नासमझी भरी बात होती। पेज नंबर 80 तक।